हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम थ्योरी को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एल सिस्टम और सी सिस्टम। एल सिस्टम को हम बोलते हैं लेबोरेटरी सिस्टम और सी सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो जो टॉपिक है लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास रेफरेंस सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं। द स्केचिंग ऑफ पार्टिकल कैन बी विजुलाइज इनटू टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो स्केचिंग ऑफ पार्टिकल है उसको विजुलाइज करते हैं हम दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स में। बेसिकली जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एल कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या लेबोरेटरी फ्रेम सिस्टम भी बोलते हैं। और जो सेकंड है वो लेके चलते हैं हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम सी सिस्टम। तो ये सब पढ़ने से पहले एक बार हम जो स्केटरिंग थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो स्केटरिंग थ्योरी है, स्केटरिंग थ्योरी, इसको बेसिकली हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्लासिकल है, क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। सेकंड है वो क्वांटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लासिकल स्केटरिंग थ्योरी, क्लासिकल स्केटरिंग थ्योरी। यहां पे आ रहेगा स्केटरिंग थ्योरी। और जो दूसरा है वो है क्वांटम स्केटरिंग थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिकल स्केटरिंग थ्योरी में क्या पढ़ते हैं ये देखेंगे, और बाद में जो क्वांटम स्केटरिंग थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लासिकल स्केटरिंग थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास एक टारगेट होता है, ये हमने एक टारगेट मान लिया और इस टारगेट के ऊपर हमने कोई पार्टिकल इंसिडेंट करवाया, और ये हमने टारगेट लिया और ये हमने कोई पार्टिकल ले लिया यहां पे, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया हमने, या फिर हम इसको जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये पार्टिकल हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो टारगेट का और पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने के कारण ये जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, स्केटर्ड हो जाएगा। कितने एंगल से? थीटा एंगल से, और इस थीटा को हम बोलते हैं स्केटरिंग एंगल। और जेड एक्सिस के बीच में और इस पार्टिकल के पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बी, जिसको इंपैक्ट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो स्केटरिंग थ्योरी में हम क्या मान के चलते हैं, हमारे पास जो टारगेट है, ये जो टारगेट है और जो पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल है, इन दोनों को हम एज ए पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं। मीन्स ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है और जो टारगेट है, इन दोनों को हम पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं। पर जो क्वांटम थ्योरी है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी हम देखेंगे अभी क्वांटम थ्योरी में क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की। तो क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, हमारे पास एक टारगेट है, ये हमने एक टारगेट मान लिया और इसके ऊपर हम कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं। तो यहां पे जो टारगेट है उस टारगेट को हम एक पोटेंशियल की तरह ट्रीट करते हैं। ये जो टारगेट है, टारगेट, इसको हम एक पोटेंशियल की तरह लेके चलते हैं। पोटेंशियल हमने यहाँ पे कुछ भी मान लिया, ये मान लिया इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, V ऑफ R, हमने यहाँ पे इसका पोटेंशियल मान लिया। और इसके जो पोटेंशियल की रेंज है वो सेंटर से लेके हमने यहां तक इसके पोटेंशियल की रेंज मान ली, ये क्या है, P यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल रेंज। और इसका जो सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग सेंटर। तो इसको बोलेंगे हम स्कैटरिंग सेंटर। तो हमने क्वांटम में क्या माना है, हमारे पास जो टारगेट है उस टारगेट को हमने एक पोटेंशियल मान लिया, और जो पोटेंशियल है वो क्या है, V ऑफ R। और V ऑफ R का जो पोटेंशियल है वो कैसा, स्फेरिकल। और इस पोटेंशियल का जो रेंज है वो कहां तक है, V तक इसका रेंज है। और जो सेंटर है इसको हमने क्या बोल दिया, स्कैटरिंग सेंटर। ये बात थी किसकी, टारगेट की। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट पार्टिकल की। तो इंसिडेंट पार्टिकल के रूप में हम यहां पे लेके चलते हैं प्लेन वेव। तो हमने यहां पे ये मान लिया हमारे पास प्लेन वेव है, ये हमने प्लेन वेव मान ली यहां पे। इस प्लेन वेव को हम इस टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। तो जैसे ही ये प्लेन टारगेट के पास आएगी तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, जो वेव है वो उसका कुछ पार्ट तो स्केटर्ड हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका अनस्केटर्ड रहेगा। तो जैसे ही ये वेव इसके साथ इंटरेक्ट होगी तो हम मान लेते हैं जो स्केटरिंग हो रही है वो स्फेरिकल हो रही है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा देखा था आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग में। और इस वेव का कुछ पार्ट कैसा रह जाएगा,
अनस्केटर्ड पार्ट रह जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे अनस्केटर्ड पार्ट मान लिया, या फिर हम इसको अनडिफ्लेक्टेड वेव भी बोल सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वेव है उसका जो वेव डिफ्लेक्टेड वेव है वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल ही हो। वो कैसे भी हो सकती है, वो प्लेन भी हो सकती है, वो कैसे भी फॉर्म में हो सकती है, वो ऐसे जिगजैग भी हो सकती है। तो बेसिकली जो सिमेट्रिकल स्फेरिकल होती है वो हम आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में लेके चलते हैं, बाकी जो उसको छोड़ के अदर जितना भी है वो हम अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में लेके चलते हैं। और इससे बहुत दूर हम क्या लगाते हैं, इतना दूर भी नहीं होता, हम यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाते हैं। डिटेक्टर मेजर करता है कि जो इंसिडेंट वेव हो वो कितना स्कैटर्ड हुई है इंटरेक्शन करने के बाद। तो क्वांटम में एक बार हम फिर बता देते हैं क्या लिया है हमने। क्वांटम में जो टारगेट है उस टारगेट को एक पोटेंशियल की तरह माना है, और उसका जो पोटेंशियल है हमने मान लिया V ऑफ R। और उस टारगेट का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग सेंटर बोलेंगे। और उसका जो रेंज है हमने यहाँ पे कुछ भी ABC उसका जो रेंज मान लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्कैटरिंग रीजन बोल देंगे। और इस टारगेट के ऊपर हम प्लेन वेव इंसिडेंट करवाएंगे, तो प्लेन वेव और टारगेट इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने के बाद जो प्लेन वेव है उसका कुछ पार्ट तो स्केटर्ड हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका अनस्केटर्ड रहेगा। जो अनस्केटर्ड पार्ट है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया, और जो स्केटर्ड पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्फेरिकली, और जो अनस्फेरिकली कैसा भी हो सकता है, मतलब स्फेरिकल भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी वो स्केटर्ड पार्ट हो सकता है। और स्कैटरिंग को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया है। और अब हम इस सिस्टम का अगर टोटल वेव फंक्शन देखें तो क्या होगा, टोटल वेव फंक्शन यहाँ पे साई टोटल हो जाएगा हमारे पास साई अनडिफ्लेक्टेड, या फिर जो अनस्केटर्ड है वो बोल सकते हैं हम अनस्केटर्ड पार्ट, प्लस में जो साई स्केटर्ड पार्ट। ये हमारे पास टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा सिस्टम का। अगर हमें यहां से स्केटर्ड वेव निकालनी है, स्केटर्ड वेव कितनी हुई, तो स्केटर्ड वेव निकालने के लिए हम साई स्केटर्ड लिखेंगे, और इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो साई टोटल माइनस में ये क्या हो जाएगा, साई अनस्केटर्ड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस सिस्टम का जो स्केटर्ड वेव है उसका वेव फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो सी फ्रेम है और एल फ्रेम है उसके बारे में। तो बेसिकली जो स्केटरिंग है उसको हमने, स्केटरिंग ऑफ पार्टिकल है उसको हमने विजुअलाइज किया है टू कोऑर्डिनेट्स में। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है सी कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो एल कोऑर्डिनेट है, या फिर इसका अपोजिट भी ले सकते हो, पहले एल कोऑर्डिनेट और देन फिर हम क्या लेके चलेंगे, सी कोऑर्डिनेट। तो एल कोऑर्डिनेट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो टारगेट है उसका पोजीशन फिक्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो टारगेट है वो स्टेशनरी है, टारगेट कहीं पे मूव नहीं करेगा। हमने मान लिया ये हमारे पास टारगेट है, ये जो टारगेट है इसका पोजीशन फिक्स है, मतलब इनिशियली फिक्स है, ये स्टेशनरी है, और इसके ऊपर हम एक पार्टिकल क्या करवाएंगे, यहां से इंसिडेंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एल सिस्टम के अंदर यही बोलेंगे, जो हमारा टारगेट है वो क्या है, स्टेशनरी है या उसका पोजीशन फिक्स है, और जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो क्या इस टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हम एल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो इट इज दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द बम्बार्डिंग पार्टिकल्स इज इनिशियली एट रेस्ट। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसको ऐसे ही हम लेके चल सकते हैं कि हमारे पास जो टारगेट होता है वो क्या होता है, इनिशियली रेस्ट में होता है, और जो मूविंग पार्टिकल होता है जिसको इंसिडेंट करवाते हैं वो मोशन के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करें सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, या फिर हम सी सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है, दो पार्टिकल्स होते हैं, पहला पार्टिकल ये होता है हमारे पास, सेकंड पार्टिकल ये होता है, दोनों एक तरफ मूव कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मींस जो M1 पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो M2 पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, सी सिस्टम में पढ़ेंगे। इट इज दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल इज रेस्ट। तो जो दो कोलाइडिंग पार्टिकल है उनका सेंटर ऑफ मास किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, इनिशियली भी और फाइनल भी। इसको समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो कि हमारे पास एक ये पार्टिकल है और सेकंड पार्टिकल ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनका जब कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, कोलिजन होने के बाद यहाँ पे सिचुएशन ये होगी, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा और ये जो टारगेट है या फिर ये M2 पार्टिकल वो इस डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगा। ये वाली चीज भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
जो स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो लैब फ्रेम में होता है और उसका जो कैलकुलेशन है वो हम सी फ्रेम के अंदर करते हैं। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इट इज इजी टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ कोलाइडिंग एक्सपेरिमेंट इन सेंटर ऑफ मास। मीन्स जो कोलिजन का रिजल्ट आया है उसको कैलकुलेट करना किस में आसान है, सेंटर ऑफ मास में आसान है देन लेबोरेटरी सिस्टम। मीन्स लेबोरेटरी सिस्टम में हम उस कोलिजन एक्सपेरिमेंट की जो कैलकुलेशन है वो नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में या सी सिस्टम के अंदर करेंगे। इसका रीजन ये होता है कि सी सिस्टम में कैलकुलेट करना काफी इजी होता है और एल सिस्टम में कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है। एक रीजन ये भी होता है, सी सिस्टम में हम जो टू बॉडी प्रॉब्लम होती है सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, उस सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम सी सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं सी सिस्टम में कैलकुलेशन करना आसान है। उसके बाद सिंस देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सेंटर ऑफ मास, जो सी सिस्टम है उसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और जो लेबोरेटरी सिस्टम है उसके अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एक रीजन ये भी ले सकते हैं, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्व करना काफी आसान रहता है। अगर एक तो मैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्व करूं और एक मैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्व करूं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्व करना काफी आसान है एज कंपेयर टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट्स वाई हम सी सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करते हैं और एल सिस्टम के अंदर सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है वो लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, जनरली कैलकुलेशन आर मेड इन सी सिस्टम। जो कैलकुलेशन है वो हम सी सिस्टम के अंदर करके चलते हैं और जो ऑब्जर्वेशन है वो हम किसके अंदर करते हैं, एल सिस्टम के अंदर करते हैं। और इजी वे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एल सिस्टम में करते हैं और जो कैलकुलेशन है वो सी सिस्टम में करते हैं। बाद में जो सी सिस्टम की कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम एल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन सी सिस्टम द रिड्यूस मास। यहाँ पे क्या बता रखा है, जो सी सिस्टम है उसके अंदर हम जो टू बॉडी प्रॉब्लम है उसको हम सेंटर ऑफ मास लेके वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे मान लिया, ये क्या है हमारे पास COM सेंटर ऑफ मास है और इस पार्टिकल का मास हमने M1 मान लिया और इस पार्टिकल का मास हमने M2 मान लिया। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो हम रेस्ट में मान के लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ मास में लेके चलते हैं और ये जो पार्टिकल है इसका हम रिड्यूस मास मानते हैं M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो जैसे ही हम इस पार्टिकल का रिड्यूस मास मान के लेके चलते हैं और इसको COM में मानते हैं तो टू बॉडी प्रॉब्लम हमारे पास वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस हो जाती है। एक ये रीजन भी है जो सी सिस्टम के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, ना कि एल सिस्टम के अंदर। तो इन सी सिस्टम द रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड M2, तो हमने 2 पार्टिकल लिए, एक का मास M1, सेकंड पार्टिकल का मास M2। तो M2 पार्टिकल का जो रिड्यूस मास है, M1 तो हमने किस में मान लिया, COM में मान लिया, सेंटर ऑफ मास में मान लिया, और जो सेकंड पार्टिकल का रिड्यूस मास है वो हमने यहां पे ये मान लिया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन एल सिस्टम एंड सी सिस्टम। मीन्स हम एल सिस्टम के अंदर स्केटरिंग एंगल निकालेंगे और सी सिस्टम के अंदर हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर हम स्केटरिंग एंगल निकालेंगे और दोनों एंगल का जो रिलेशन है वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल सिस्टम की। तो एल सिस्टम को समझने के लिए हमें कॉम्पटन इफेक्ट की ओर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आप कॉम्पटन इफेक्ट में करते थे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसकी क्या क्या सिचुएशन होती थी, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो एल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो मूविंग होता है, इंसिडेंट पार्टिकल मोशन में होता है और जो टारगेट होता है वो रेस्ट के अंदर होता है। तो वैसा ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। कोलिजन से पहले हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, हमारे पास ये एक टारगेट है और टारगेट का मास हमने बोल दिया M2 और इस टारगेट की जो वेलोसिटी है वो हमने लिख दिया V2 और V2 वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि टारगेट क्या है, रेस्ट में है। और इसके ऊपर हम एक पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये जो पार्टिकल है ये हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया और इस पार्टिकल का मास मान लिया M1 और इसकी वेलोसिटी मान ली हमने यहाँ पे V1। तो कोलिजन से पहले हमारे पास ये सिचुएशन होती है और कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन होगी, कोलिजन के बाद सिचुएशन ये होगी, ये पार्टिकल इससे टकरा के पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगा, जो टारगेट है वो इस डायरेक्शन के अंदर स्केटर्ड हो जाएगा और ये हमने मान लिया इसका Z एक्सिस। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस एंगल को बोल दिया हमने थीटा। तो एल सिस्टम के अंदर ये जो स्केटरिंग एंगल है जो थीटा है वो क्या है, स्केटरिंग एंगल।
वैसे ही हम सी सिस्टम के अंदर, सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर ऐसा ही एक एंगल निकालेंगे और उस एंगल का यहां पे जो एंगल निकाला है इसके साथ रिलेशन देखेंगे। तो यहां पे हम बता सकते हैं ये हमारे पास स्कैटरिंग पार्टिकल है और ये हमारे पास स्कैटरिंग जो नीचे की तरफ आया है ये हमारे पास स्कैटरिंग टारगेट है। टारगेट लिख दिया हमने यहां पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पे हम एल सिस्टम और सी सिस्टम के बीच में, एंगल्स के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे वो क्वांटम में और क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी दोनों के अंदर अप्लीकेबल होगा या दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। मीन्स उसका यूज हम क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में भी कर सकते हैं और क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सी सिस्टम की। तो सी सिस्टम में क्या होता है, ये तो हमारे पास एल सिस्टम था सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं सी सिस्टम की, सेंटर ऑफ मास सिस्टम की। तो सी सिस्टम में क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। फर्स्ट पार्टिकल हमने ये मान लिया हमारे पास और सेकंड पार्टिकल ये मान लिया। सेकंड पार्टिकल का मास m2 और फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी हमने मान ली यहाँ पे v1 समझने के लिए और इसकी वेलोसिटी मान ली हमने यहाँ पे v2। तो ये तो है सिचुएशन कोलिजन से पहले। और कोलिजन के बाद की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कोलिजन के बाद की सिचुएशन ये होगी, वेट अ मिनट, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन होगा इन दोनों का। और कोलिजन होने के बाद क्या होगा, इसी में देख लेते हैं। कोलिजन होने के बाद ये जो पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा और जो ये जो टारगेट है वो इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। मीन्स जो टारगेट मटेरियल है वो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, वो ऊपर की डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, पाई का एंगल होता है। और ये एंगल हमने कितना मान लिया, पार्टिकल के जो स्कैटरिंग का एंगल है, इंसिडेंट पार्टिकल की जो स्कैटरिंग का एंगल है वो हमने यहाँ पे मान लिया फाई मान लिया, पहले वाले थीटा माना था। तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा हमारे पास, इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस फाई, ये एंगल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो रिलेशन निकालना है वो कौन कौन से एंगल के बीच में निकालना है। एक ये जो एंगल थीटा है इसके बीच में जो हम ऊपर निकाला है, और एक एंगल जो ये फाई है हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो थीटा एंगल है और ये जो फाई एंगल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है। तो ये तो था समझने के लिए। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं एल सिस्टम की। तो एल सिस्टम में क्या होता है, the L system in the direction of incident particle with sufficient speed to bring the center of mass at rest, means जो टारगेट है वो L सिस्टम के अंदर रेस्ट में रहेगा और जो पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल है, वो मोशन के अंदर रहेगा और उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, कुछ भी उसकी वेलोसिटी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m1, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास हमने m1 मान लिया और उसकी जो वेलोसिटी है वो v मान ली। स्ट्राइक ए रिलेटिव हैवी मास पार्टिकल, मीन्स जो टारगेट है वो हमने यहाँ पे हैवी लिया है, जो रेस्ट के अंदर है। जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास m1 और v वेलोसिटी के साथ हमने मान लिया वो इसके ऊपर इसकी तरफ मूव कर रहा है। और जो पार्टिकल का मास माना है वो यहाँ पे क्या माना है, m2 माना है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, एल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सी सिस्टम की। तो एक ये छोटा सा पॉइंट और रहता है सी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले, एच पार्टिकल ऑफ मास m1 मूव टुवर्ड्स m2, मीन्स जो m1 पार्टिकल है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, m2 पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में द सेंटर ऑफ मास एट द टाइम कोलिजन मूव्स टू द राइट विद वेलोसिटी v1, मीन्स जैसे ही ये पार्टिकल आके इस टारगेट के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, जो टारगेट है वो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा। इंसिडेंट पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और जो स्कैटर्ड पार्टिकल है इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मास तो था उसका m1 और वेलोसिटी हमने मान ली उसकी v डैश, और सेम एज इट इज जो सेकेंड पार्टिकल है उसका मास है क्या m2 और जो वेलोसिटी है हमने वो मान ली v डैश। दोनों की वेलोसिटी हमने यहाँ पे इक्वल मान ली। उसके बाद
डिटरमाइन बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो इनिशियल मास है, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे लिख दिया m1v1 इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, जो m1v1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, m1v डैश प्लस m2v डैश। v डैश दोनों में कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये यहाँ पे एक जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहां से v डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस v डैश को तो मैं यहीं रखूं और ये वाली जो टर्म है उसको उठा के इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके जाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे v डैश की वैल्यू आ जाएगी। v डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पे, v डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने ये लिख रखी है, ये हमारे पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब था L सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं C सिस्टम के बारे में। L सिस्टम का जो डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम, अभी हम आपको दिखाएंगे। उस डायग्राम से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी होगी। तो उससे पहले हम बात करते हैं सी सिस्टम में। सी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं। हम इनिशियली दो पार्टिकल लेके चलते हैं। एक पार्टिकल ये होता है हमारे पास m1 और दूसरा पार्टिकल ये होता है m2। ये पार्टिकल ये टारगेट होता है, ये टारगेट इस डायरेक्शन में मूव करता है। हमने मान लिया v2 वेलोसिटी के साथ, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है v1 वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगा और जो टारगेट है वो इस डायरेक्शन के अंदर स्केटर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल आया है इसको हमने समझने के लिए मान लेते हैं, हमने फाई एंगल मान लिया यहाँ पे, और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस फाई। ये सब किसके अंदर होता है, सी सिस्टम में। अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सी सिस्टम के लिए हमने ये डायग्राम मान लिया जो प्रॉपर डायग्राम है। तो यहां से अगर हम v डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो इनिशियल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके अंदर से ये वेलोसिटी अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो इंसिडेंट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं v डबल डैश, और इस पार्टिकल की जो स्केटर्ड पार्टिकल है इसकी v डैश, और जो टारगेट स्केटर्ड है उसकी वेलोसिटी v डबल डैश v मान लिया यहाँ पे हमने। अब हम जो इंसिडेंट पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो स्केटर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, टारगेट की जो वेलोसिटी है उसमें से ये वाली वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और v डैश की जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। v डैश की वैल्यू हमारे पास ये है जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे v एज इट इज और माइनस m1 v डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर हम इस वैल्यू को आगे सोल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम हमें ये इक्वेशन मिल गई थी, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम यहाँ से जो v है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, v यहाँ पे 1 माइनस m1 प्लस m2, और फर्दर इसको एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या जाएगा, ये हमें मिलेगा v m1 प्लस m2 माइनस m1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v डबल डैश इक्वल टू m2, और ये v अंदर चला जाएगा v m1 प्लस m2। ये हमारे पास v डबल डैश की यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। उसके बाद हम जो दोनों एंगल हैं सी सिस्टम का और एल सिस्टम का जो एंगल है उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, और ये इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो उसके लिए दोनों का रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है उसका यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर एडिशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एल सिस्टम इज v डबल डैश। तो ये जो v डबल डैश है वो हमने एल सिस्टम की वेलोसिटी मान ली, और एल सिस्टम का जो एंगल है वो हमने मान लिया यहाँ पे थीटा एल, और इस थीटा एल और थीटा सी के इनके बीच में हमने यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। और ये जो v1 हमने यहाँ पे लिया है, ये सी सिस्टम की यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली। तो अब हम यहाँ पे
जो वेक्टर एडिशन लॉ है उसका यूज करेंगे, और उसका यूज करके उसमें क्या होता है वेक्टर एडिशन लॉ में, इस साइड ये साइड और ये साइड अगर मैं ऐड कर दूं तो ये इसके इक्वल आती है। ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे, इस साइड को और इस साइड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी। तो वेक्टर एडिशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा v डैश प्लस v डैश ये वाला और प्लस में v डबल डैश, और साथ में इसका जो एंगल है हमारे पास थीटा, सॉरी जो थीटा सी है वो एंगल है, तो ये कॉस थीटा सी आ जाएगा। और इक्वल में क्या आएगा, ये वाली साइड आएगी, और इक्वल में हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अभी आया था v1 प्लस v डबल डैश कॉस थीटा सी। ये कहाँ से आया है, ये जो साइड है इस साइड में हमने ये साइड जोड़ दी, और साथ में ये जो एंगल है वो भी हमने इस v डबल डैश के साथ में लिया है, क्योंकि सी सिस्टम का एंगल है तो ये इसके साथ में ही आएगा। और ये दोनों साइड अगर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वाली साइड आएगी, और इस साइड को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू v1 कॉस थीटा एल। सेम एज इट इज अगर हम सेकंड में साइन के लिए अप्लाई करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, v डबल डैश साइन थीटा सी साइन कंपोनेंट के लिए, और ये आ जाएगा v1 ये आएगा साइन थीटा एल। ये इक्वेशन कोस के कंपोनेंट के लिए, ये है साइन कंपोनेंट के लिए। आई कहां से, इस डायग्राम के अंदर हमने वेक्टर लॉ का यूज किया, जो वेक्टर एडिशन लॉ है उसका यूज किया, और उसका यूज करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। अब अगर हम मान ले यहाँ पे हमारे पास जो कोलिजन हो रहा है वो सिमेट्रिक कोलिजन हो रहा है, तो सिमेट्रिक कोलिजन में क्या होगा, हमारे पास जो थीटा एल है, एल सिस्टम का जो स्केटरिंग एंगल है और जो सी सिस्टम का स्केटरिंग एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन में ये कब इक्वल हुए, जब जो कोलिजन है हमारे पास वो सिमेट्रिकल हो। उस कंडीशन में ये जो थीटा एल है और जो फाई एल और फाई सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बी को हम इक्वेशन ए से अगर डिवाइड करवा दें तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, ये वाली, और इसको डिवाइड करवा दें इस इक्वेशन से तो ये क्या आ जाएगा, v1 साइन थीटा एल इक्वल टू v डबल डैश साइन थीटा सी, और डिवाइड बाय ए इक्वेशन v1 प्लस v डबल डैश कॉस थीटा सी, और ये वाली टर्म यहाँ पे रहती है, ये यहाँ पे आ जाएगा v1 कॉस फाई एल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट फाई एल, और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी v डबल डैश साइन थीटा सी v1 प्लस v डबल डैश कॉस थीटा सी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहां से अगर v डबल डैश को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी, और ये वाली टर्म यहां से ये कॉमन निकल जाएगा तो ये हम पहले लिखते हैं कॉस थीटा सी प्लस v डैश बाय v डबल डैश, और इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी टेंजेंट फाई एल। और ये जो v डैश बाय v डबल डैश है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे गामा। ये अभी बताएंगे हमने गामा क्यों माना और गामा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे इस वैल्यू की जगह गामा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा एल इज इक्वल टू साइन थीटा सी और कॉस थीटा सी, और ये आ जाएगा प्लस में गामा। तो गामा क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एल सिस्टम, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और मास भी बता सकते हैं हम उसका कितना था, m1 मास लेके चले थे। और ये रेशो होगा किसका, स्पीड ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल इन सी सिस्टम, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितना थी, v डबल डैश, और उस सिस्टम का मास कितना था, m2। अभी हम लिख के बता देते हैं इसको, जो गामा है वो क्या होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया गामा क्या है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एल सिस्टम, जिसका वेलोसिटी कितना है, v डैश,
और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सी सिस्टम, और जिसका वेलोसिटी कितना है v डबल डैश। और ये जो टोटल है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास m1 बाय m2। ये जो पूरा का पूरा जो ये इक्वेशन लिखा है हमने, ये किसके इक्वल होगा, m1 बाय m2 की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो v डैश और v डबल डैश किसके बराबर होगा हमारे पास, m1 और m2 के बराबर होगा। और ये टोटल किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन इन एल सिस्टम। उसके बाद जो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन इन एल सिस्टम एंड सी सिस्टम। मीन्स जो एल सिस्टम का क्रॉस सेक्शन निकालते हैं और सी सिस्टम का जो क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही इसका अगला वीडियो आएगा तो उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। जो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा। थैंक यू।